सरकार की प्राथमिकता और नीति यही है कि यहाँ चाहे नागरिक किसी धर्म किसी जात का हो, वो इस सूबे के किसी क्षेत्र में रहने के लिए स्वतंत्र है और उसकी स्वतंत्रता या उसकी सुरक्षा पूर्ण रूप से सरकार के द्वारा दी जाती है, आगे भी दी जाएगी। मैं हूं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। पूर्णिया के प्रभारी मंत्री विजय चौधरी आज विश्व स्तरीय बैठक के लिए पूर्णिया पहुंचे, जहां उन्होंने कई अलग अलग विभागों की बैठक की और कई अहम दिशा निर्देश भी दिए। इस बैठक में उपस्थित पूर्णिया सांसद, पूर्णिया के अलग अलग क्षेत्रों के विधायक के अलावा कई आला अधिकारी भी मौजूद रहे और वहीं उन्होंने बताया कि पूर्णिया विकास की तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इसको और गति देने के लिए केंद्र सरकार और बिहार सरकार की कई योजना चलाई जा रही हैं। वहीं उन्होंने बाढ़ को लेकर भी बताया कि बिहार के अन्य जिलों की तरह पूर्णिया भी बाढ़ से ग्रसित रहता है, इसलिए हम लोग हाई डैम की दिशा में काम करना चाहते हैं, लेकिन नेपाल सरकार की तरफ से इस दिशा में कोई सहायता नहीं मिलती है, जिसको लेकर हाई डैम हम लोग नहीं बना पा रहे हैं। इसको लेकर क्या कुछ जानकारियां दे रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी, आइए हम आपको सुनवाते हैं। हमने नहीं सुना है और हम जानते यही है कि यहाँ नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की हुकूमत है, जिसमें जनता दल यू, भाजपा, लोजपा, हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा, ये पांचों दल का समर्थन हासिल है। और इस सरकार की प्राथमिकता और नीति यही है कि यहाँ चाहे नागरिक किसी धर्म किसी जात का हो, वो इस सूबे के किसी क्षेत्र में रहने के लिए स्वतंत्र है और उसकी स्वतंत्रता या उसकी सुरक्षा पूर्ण रूप से सरकार के द्वारा दी जाती है, आगे भी दी जाएगी। तो बिहार में होने वाले ये उपचुनाव, ये सीमांचल सहित सीमांचल का तो है ही। सीमांचल के ठीक उल्टी दिशा में चले जाइए तो पश्चिम में भी जो जगह हैं सबके साथ बाढ़ और कटाव की स्थिति रहती है। इनका अस्थाई निदान है उच्च स्तरीय डैम, हाई लेवल डैम। और हाई लेवल डैम का मतलब ही होता है कि ये नदियों के सबसे ऊपर वाले हिस्से में बनाया जाता है और स्वाभाविक रूप से वो ऊपर वाला इलाका सभी नदियों में नेपाल का क्षेत्र पड़ जाता है, चाहे गंडक हो, बागमती हो, कोसी हो, सब में वो चिन्हित करके 2003-04 में ही समझिए जेपीओ कहते हैं, ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफिस, जिसमें भारत सरकार के अधिकारी रहते हैं, बिहार सरकार के, नेपाल सरकार के, सब लोग मिलके वो हाई लेवल डैम बनाने का काम शुरू करते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि इसमें कोई प्रगति नहीं हो पा रही है, क्योंकि नेपाल सरकार के तरफ से हम लोगों को आवश्यक सहयोग नहीं मिलता है। उनके यहाँ भी लोग इस चीज़ से बिल्कुल विद्रोह की स्थिति में आ जाते हैं। हम लोगों ने कई बार अधिकारियों को भेजा है तो, लेकिन अभी तक उसका जो अस्थाई निदान है, बाकी जो और भी निदान है, जैसे इस बार हम लोगों ने एक प्रस्ताव रखा है और हम भारत सरकार को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने भी इस पहल को स्वीकारते हुए मदद देने का भरोसा दिलाया है कि अगर ऊपर में हम नहीं बना पाएंगे तो हम लोग नीचे में ही एक एक बाराज और बना दें, या जो हमारे तटबंध हैं इनको और फर्दर रेजिंग स्ट्रेंथनिंग जो कहते हैं, मैंने उच्चीकरण और उसका मजबूतीकरण कर दें, जिससे कि पानी कुछ भी आए तो उसका कुछ बिगड़े नहीं। हम लोग उन योजनाओं को भी अब टेकअप करने वाले हैं। सर एक सवाल राजद तो पता नहीं अभी तक कुछ दिन है, क्या ये चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला की संभावना बन रही है जनसुराज के? नहीं, ठीक सीधा मुकाबला है, सीधा मुकाबला है। और पलड़ा किसका भारी है, आप ये लोग
आप लोग तो इधर पूर्णिया में है, एक चक्कर लगा दीजिएगा, आप लोग को भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि हर जगह एनडीए बहुत मजबूत स्थिति में। क्योंकि हम ही तो परसों दो दो जगह नॉमिनेशन में गए थे, बेलागंज में भी, इमामगंज में भी। हमको तो लगा कि उस दिन जो उपस्थिति थी नामांकन सभा में और जो लोगों का उत्साह था, हमको तो लग रहा था कि नतीजा उसी दिन घोषित हो जाना चाहिए था। एनडीए भी परिवार आपको बढ़ावा दे रहा है। राजद ने लालू जी को भारत रत्न देने की मांग की। इसमें देखिए, इसमें कोई कमेंट देने की क्या बात है, जिनको उचित लगता है मांग करते हैं। ये तो इसमें तो किसी पर न कोई रोक है और न कोई अथॉरिटी है, इसलिए कोई मांग कर रहे हैं तो उसके बारे में कमेंट क्या पूछना है। प्रदीप सिंह का कहना है यदि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा, मुस्लिम का क्या कहेंगे? नेपाल में भी अलग अलग है। जो पश्चिमी नेपाल से आने वाली नदियां हैं, अगर पश्चिमी भाग में केवल बारिश होती है तो केवल उन्हीं नदियों में बाढ़ आती है, जैसे घाघरा है, गंडक है। अगर मध्य नेपाल में बारिश होती है तो वहाँ से आने वाली नदी जो है, अधवारा है, बागमती है, कमला है, इन सब नदियों में बाढ़ आती है। पूर्वी इलाके में अगर नेपाल में बारिश होती है तो जो भी महानंदा है, कोसी है, या जो छोटी छोटी नदियां हैं, इन सब में बाढ़ आती है। ये भी बहुत जमाने बाद पहली दफा हुआ कि नेपाल के पूरे क्षेत्र में पश्चिम से लेकर पूरब तक एक साथ इतनी घनघोर बारिश हुआ। और इसी का नतीजा था कि बिहार में की सभी नदियों में बाढ़ की स्थिति हो गई। हालांकि हम लोगों ने जो बाढ़ पूर्व तैयारी की थी उसके मद्देनज़र बहुत कुछ, उसके कारण जो नुकसान हो सकता था उसको हम लोगों ने बचाया। लेकिन कुछ जगह तो जो हमने बांध बनाया है, बांध के ऊपर से ही पानी बह गया, इतना जल स्तर ऊंचा गया। आपके बगल में कोसी में, जो बीड़पुर में, सुपौल जिला में बराज बना है, बराज के साथ जो गेज कहते हैं, पानी का स्तर मापने का जो वो लगा हुआ है, गेज की तो बात छोड़िए, बराज के ऊपर से पानी निकल गया। ये भयावहता थी, पानी इतने मतलब जोर से आया, इसलिए लोगों को परेशानी हुई है। लेकिन उस परेशानी के आलम में भी जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पहल रही है, और बाढ़ के जमाने में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए जो बिहार में व्यवस्था है या बिहार में तरीका है, ये जान लीजिए ये पूरे मुल्क में, पूरे देश में कहीं नहीं है। सारे दूसरे प्रदेश के लोग बिहार की नकल करते हैं। आपदा प्रबंधन के मामले में किस तरह की आपदा में पीड़ित लोगों को किस तरह की सुविधा या रिलीफ या सहाय कार्य किया जाएगा, कितने घंटे में पहुंचाया जाएगा, इन सब के लिए एसओपी बना हुआ है, माने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडियर, मानक संचालन प्रक्रिया, ये बना हुआ है सब जगह। इसलिए तुरंत जिला प्रशासन निर्णय लेता है और पीड़ितों तक सहायता सामग्री पहुंचाता है। लेकिन जहां बाढ़ की विकरालता इस किस्म की हो तो वहां थोड़ा वक्त तो लगता है, कहीं कहीं वक्त भी लगा है, हम उससे मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे कोई ऐसा पीड़ित परिवार नहीं है जिसको हम लोगों ने सरकार की तरफ से सहायता नहीं पहुंचाई है। हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी जानकारियां दी है और हमने ये भी कहा है, और जिला प्रशासन तैयार है कि अगर कोई छूटे बचे लोग होंगे तो उनको भी चिन्हित करके उनको तक सहायता पहुंचाई जाएगी। इसलिए फसल जो क्षति हुई है उसका भी प्रतिवेदन मांग के वो बनाया जा रहा है, आकलन किया जा रहा है, तो उन लोगों को भी मदद दी जाएगी जिनका घर गिरा है, बहा है, उसका भी सही ढंग से
रिकॉर्ड बना के उन लोगों को भी मदद की जाएगी। तो ये सब चीज़ें हो रही है, इन सब की समीक्षा हुई है और इन सब में जो कमियां पाई गई हैं उनको दूर करने का भी निर्देश दे दिया गया है। इसलिए हम समझते हैं कि काफ़ी उपयोगी और प्रभावी बैठक हुई है। संयोग से काफ़ी दिन बाद हुई है, इसलिए लोगों को भी अच्छा लग रहा था जो बहुत दिन के बाद बैठक हुई है। और हमने सभी माननीय सदस्यों, सांसद, विधायकगण सबको हमने धन्यवाद दिया कि उन लोगों ने अच्छे सुझाव दिए और पदाधिकारी भी, जिला प्रशासन के लोग मुस्तैद रहे, इसके लिए हमने उनको धन्यवाद दिया है। सर, ये सीमांचल में बाढ़ और कि जिला जो कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति है उसका नए ढंग से गठन किया गया था और उसकी ये पहली बैठक थी। हालांकि 2 बार पहले भी बैठकें निर्धारित की गई थी, लेकिन किसी न किसी कारणवश वो स्थगित हो गई। तो आज एक तरह से 3 बैठकें हुई हैं। एक तो जिला कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति जो है, जिसको बोलचाल की भाषा में 20 सूत्री समिति कहा जाता है। दूसरा एक मुख्यमंत्री सेतु योजना से संबंधित समिति होती है और तीसरा एक मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना से संबंधित समिति होती है। तो तीनों समिति की बैठकें आज हुई और उन दोनों बैठकों में तो मुख्य रूप से उन दोनों योजनाओं के तहत जो स्कीम्स लिए जाने हैं उसको उस समिति द्वारा पारित होने की अनिवार्यता है। तो इसलिए उसमें सभी माननीय विधायक सदस्य हैं। उन लोगों की जो अनुशंसाएं आई या फिर सरकारी अधिकारियों द्वारा जो इस जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जो सेतु की यानी पुल की आवश्यकता है, या फिर शहरी विकास में जो नगर क्षेत्र हैं, नगर निकाय के अधीन क्षेत्र हैं, उनमें जो विकास योजनाओं के लिए गली नाली ये सब था, इस सबको आज पास किया गया है, पारित किया गया है। वो मुख्यालय जाएगा, फिर यहाँ उनकी अंतिम स्वीकृति होगी, फिर उनका क्रियान्वयन होगा। उसके बाद जो 20 सूत्री या कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक हुई, उसमें इस बार बहुत सारे, हम समझते हैं करीब जो माननीय सांसद, माननीय विधायक हैं, उसके अलावा 2 तो उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और लगभग 25 सदस्य बनाए गए हैं जो सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता है। तो उन सब के साथ आज बैठक हुई, काफ़ी अच्छे माहौल में बैठक हुई और सभी लोगों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं कि विकास के संबंध में जो योजनाएं चल रही हैं उनमें और कहाँ सुधार की गुंजाइश है, या अगर कोई फिर कुछ नई कठिनाई दिक्कत है तो उसके संबंध में भी उन लोगों ने बातें की हैं और हम लोगों ने उसको गंभीरता से लिया है। और जो यहाँ जिला प्रशासन के स्तर से निपट सकता है वो हमने बैठक में ही जिला पदाधिकारी को निर्देश दे दिया है कि उसको अपने स्तर से दूर करें। कुछ मामले हैं जो मुख्यालय स्तर से निर्णय अपेक्षित होगा, उसके संबंध में हम लोग पटना में बात करेंगे, वो सब बात हुई है। साथ ही जो हमने यहाँ पर देखा है, मैं जिला प्रशासन को और ख़ास तौर से जो यहाँ के युवा और काफ़ी ऊर्जावान जिला पदाधिकारी हैं, उन्होंने जो कुछ नवाचार या इनोवेटिव स्कीम्स शुरू किए हैं वो काबिले तारीफ़ हैं और दूसरे जिलों में भी इसका अनुकरण करने लायक ये योजनाओं की शुरुआत। एक तो जो
उन्नयन बिहार का मामला था। संयोग से यही जिला पदाधिकारी जब बांका में थे तो इन्होंने स्मार्ट क्लास और उन्नयन बिहार की जो कल्पना की थी वो अभी सब जिले में चल रही है। उसके साथ ही इन्होंने जो पूर्णिया क्लासेज लाइव या पूर्णिया लाइव क्लासेज की जो पहल की है वो आप कोई आदमी समझ सकते हैं जो कितनी बड़ी पहल है। उसमें जो सबसे अच्छे शिक्षक माने जाते हैं या जो सबसे अच्छा पढ़ाते हैं उन्हीं शिक्षकों से आज जिले भर के किसी भी स्कूल में विद्यार्थी अपने विद्यालय में जो स्मार्ट कक्ष या कमरे बनाए गए हैं उसमें उन्हीं से वो क्लास कर सकते हैं। ये हमने वहाँ चलते भी देखा है और नए उसमें कुछ नए चीज़ों की शुरुआत भी हमने की है। आज एक का शुरुआत भी उन्होंने हमसे कराया है। तो ये तो समझिए कि एक तरह से क्रांतिकारी पहल है। और जिले में बाकी अभी बाढ़ की स्थिति आई थी, सब जानते हैं कि इस बार बाढ़ ऐतिहासिक रूप में प्रचंड हो गया। चाहे बगल में कोसी हो या महानंदा हो, सब में इतना पानी पिछले समय में कभी नहीं आया था। यहाँ तो कई नदियों का जाल है, महानंदा या पूरा किशनगंज से लेके पूर्णिया ये सब कुछ कनकई है और भी कई नदियां हैं। 16-17 नदियों का ये जाल है, महानंदा का जो फीडर ट्रिब्यूटरीज है। तो इसलिए सब में पानी बहुत ज़्यादा, मतलब ये वाटर लेवल कभी पिछले समय में नज़दीक में नहीं आया था। और उसका कारण भी था कि इन सभी नदियों का उद्गम स्थल नेपाल में है और नेपाल में इस बार जो बारिश हुई है वो हमारे साथ साथ बल्कि हमसे भी ज़्यादा नेपाल के लोग परेशान हैं कि खास तौर से 27, 28, 29 सितंबर को जो नेपाल में बारिश हुई वो रिकॉर्ड बारिश थी कि 60 घंटे में 250 मिलीमीटर की बारिश हुई। ये समझ लीजिए नेपाल में तो करीब 150-200 लोग बह गए, लापता हो गए, इतनी बारिश हुई। और आप सब लोग जानते हैं कि उस सारा पानी तो नेपाल का अंत में बिहार के ही विभिन्न नदियों से होते हुए अंत में काम हो रहा है ना। उसमें अलग अलग पार्टियां हैं, इसलिए अपने अलग अलग नीति होती है।